हेलो फ्रेंड्स, आपका यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और दोस्तों, आपकी इसके पहले जो साइंस की पार्ट 1 पार्ट 2 जो सीरीज चल रही थी, उसमें ये सीरीज नंबर 1 है, साइंस मिसलेनियस है। जैसे कि आपका जो इसके पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो साइंस का जो वीडियो बना है, तो उसमें आपके केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए गए हैं। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, एक हम मिसलेनियस सीरीज ले आए हैं जिसमें आपको साथ साथ में तीनों यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के अच्छे और काफ़ी ब्रांडेड क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, हम अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से आप पूरा वीडियो देखिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात यह है, आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे जो हमारी वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम इससे भी बेहतर और अच्छे अच्छे आपके लिए हम सीरीज तैयार करेंगे, क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? चलिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये जो है पहला, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। ठीक है, हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है डेमोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है धानी, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ठीक, तो अगर हम आपको थोड़ा सा कोशिका के बारे में बात करें, तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर देखिएगा, एंजाइम के बारे में पूछ रहा है कि कोशिका का वो कौन सा भाग है, वो कौन सा अंग है जिसके द्वारा एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर है, आपका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी 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 बच्चों, आपका जो इसमें है, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में एंजाइम का संश्लेषण होता है। और बच्चों, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा फैक्ट निकल के आता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंजाइम को संश्लेषित करता है। कभी कभी लाइसोसोम में एंजाइम के कुछ उसकी थैली जो होती है, वो थैली फट जाती है और एंजाइम जो है वो बाहर आने लगते हैं, जिससे कोशिकाओं को ही वो खत्म करने लगते हैं, अपने ही कोशिकाओं को। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम राइबोसोम को देखें, तो राइबोसोम को भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि राइबोसोम क्या करता है। आपको हम इसके पहले भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं, उसमें बताएं राइबोसोम के बारे में। जो राइबोसोम है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, तो ये आरएनए और आरएनए प्लस आरएनए प्लस और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है राइबोसोम। यानी राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आपको वहां से 3 फैक्ट जानने को मिले, राइबोसोम और लाइसोसोम से। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है धानी। धानी क्या करता है? धानी एक कोशिका का एक पार्ट है। कोशिका में जो जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा को संतुलित करता है ये। ठीक है, जल की मात्रा को संतुलित करता है। ठीक, जल की मात्रा को संतुलित करता है। तो आपको ऑप्शन क्लियर हो गए। हम आगे बढ़ेंगे और अपना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र वहां पे स्थापित किया गया है। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है? आप एग्जाम में भी ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन देखते हैं इसमें जिसमें लास्ट में देखिएगा अगर नहीं होता है तो आप उस ऑप्शन को सावधानी पूर्वक उसको देखिएगा, नहीं तो कभी कभी हम यहाँ से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर आते हैं हम, डायटम, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी यूगलिना एंड ऑप्शन डी है जो हमारा अमीबा। देखिए सबसे पहले हम ये प्रोटिस्टा को समझते हैं। पादप प्रोटिस्टा ये क्या होता है? जीवों का जो वर्गीकरण किया था वो 5 आधार पे जिन्होंने किया था उनका जो नाम था आर.एच. हेटेकर, और आर.एच. हेटेकर ने जो 5 भाग में बांटा था तो उसमें से एक था प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐसे जीवों को रखा था जो यूकैरियोटिक जो कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी पादप जो क्या कहते हैं कोशिकाएं हैं वो प्रोटिस्टा की संरचना को बनाती हैं। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है आपका दिया है ऑप्शन ए डायटम, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी यूगलिना एंड ऑप्शन जो डी है ये अमीबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट, क्योंकि जो ईस्ट है ये कवक की श्रेणी में आता है, ठीक है, ये कवक की श्रेणी में आता है। और जो कवक है 5 जो आधार पे जीवों का वर्गीकरण हुआ था उसमें से कवक भी एक कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो इसमें से आपको क्लियर हो गया जो डायटम होगा, डायटम ये शैवाल होता है, ठीक है, डायटम शैवाल होता है। यूगलिना भी पादप की श्रेणी में आता है और अमीबा भी पादप की श्रेणी में आता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं अगर हम पादप कोशिका की पादप प्रोटिस्टा की बात करें तो पादप प्रोटिस्टा में डायटम, यूगलिना, अमीबा तीनों शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो ईस्ट है, ईस्ट पादप प्रोटिस्टा की कैटेगरी में नहीं आता है, ये कवक होता है और ये कवक की कैटेगरी में आता है ईस्ट। क्लियर हो गया? हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कवक की कोशिका भित्ति की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है ए लिग्निन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी क्यूटिन एंड ऑप्शन डी है सेलुलोज। तो आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, काइटिन, यानी जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ सेलुलोज जो दिया हुआ है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सेलुलोज है यह जो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मोनेरा से संबंधित नहीं है? दोस्तों अगर हम देखें तो जीवों का जो 5 आधार पे जो वर्गीकरण हुआ था, जैसे मान लीजिए 5 आधार पे अगर हम बात करें जीवों का वर्गीकरण, पांच आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, किसने किया था? आर.एच. हेक्टर, ठीक है, आर.एच. हेक्टर ने किया था, ठीक। अगर हम देखें जो आर.एच. हेक्टर ने 5 आधार पे किया था उसका पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कवक, ठीक है, तीसरा कवक, चौथा आपका हो गया पादप,
और पांचवा आपका हो गया एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। देखिए 5 आधार पर जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. हक्टर ने, है ना। इन्होंने 5 आधार ये बनाया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। तो अब इन्होंने ये कहा था इन इन जो मोनेरा कैटेगरी है, मोनेरा कैटेगरी में जितने भी जो प्रोकैरियोटिक जो जीवाणु हैं, यानी ऐसे जीव जिनका जो शरीर है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, वो सभी जीव आएंगे मोनेरा में, है ना। प्रोटिस्टा में उन्होंने कहा था जितने भी जीव हैं जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है वो सभी आएंगे प्रोटिस्टा में। जैसे इसमें प्लांट को भी कुछ शामिल कर लिया गया है। कवक, कवक एक तरीके से देखें तो एक प्रकार का एक परजीवी होता है, ठीक है, और कवक को कवक की कैटेगरी में ही शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ जो भी परजीवी जीव हैं वो कवक में शामिल किए गए हैं। पादप में प्लांटी में जितने भी जो जलीय या स्थलीय जो भी वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं वो सभी प्लांट में शामिल किए गए हैं, यानी पादप में शामिल किए गए हैं। एनिमेलिया में जैसे मनुष्य या फिर जो जलीय जीव हैं, ठीक है, मछली, वो सभी किस में हैं? एनिमेलिया में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अब हमको यह लगता है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि मोनेरा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है एनाबिना, ऑप्शन बी डायटा, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है कीटाणु। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डायटम, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था अभी आपको हम बताए थे उस पे कि जो डायटम होता है वो शैवाल होता है, ठीक है, वो शैवाल होता है। और शैवाल को हम किस में रखे हैं? शैवाल को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी, डायटम जो है मोनेरा से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन ए में दिया है एनाबिना, ऑप्शन सी में साइनोबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी कीटाणु, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन ए सी डी में, ये तीनों ही आपके किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, लेकिन जो डायटम है मोनेरा में नहीं आता है। ठीक है, हम अगर थोड़ा सा और इसमें चर्चा करें तो ये जो एनाबिना होता है ये बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का ये टाइप है, और ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में काम आता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। आगे हम चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 6 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उन जीवों को किस जीव जगत में रखेंगे जिनके केंद्रक या कोशिकांग परिभाषित नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, फिर यहाँ पर नहीं होते हैं दे दिया है ऑप्शन में। ये कह रहा है कि आप उन जीव जगत को, मतलब उन जीवों को किस में रखेंगे जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप सीधा सीधा समझिए, क्वेश्चन का मतलब यही होता है, यही कह रहा है ये। हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मोनेरा, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन डी प्लांटी। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है, आंसर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो मोनेरा कैटेगरी में जो आते हैं जी वो सभी प्रकार के जीवाणु होते हैं, और उन जीवाणुओं की जो संरचना होती है शरीर की वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बनी होती है। अगर हम आपको थोड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं के बारे में बताएं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और उसके बाद ये जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? अल्प विकसित। ठीक है, ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी प्रकार की जीवाणुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की जीवाणुओं में पाई जाती हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कह रहा है केंद्रक या कोशिकांग परिभाषित नहीं होते किस जीव में, तो अपना याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है मोनेरा। मोनेरा में जितने भी जीव आते हैं, जो जीवाणु आते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनके जो शरीर की जो संरचना होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बनी होती है, और
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो इसीलिए हम आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन सही है, मोनेरा। क्लियर हुआ? अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, आपने कवक को समझ लिया अगले क्वेश्चन में, ठीक है। प्रोटिस्टा भी आपने समझ लिया, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। प्लांटी भी आपको हम बता दिए हैं अगले क्वेश्चन में, जो बताए थे कि प्लांटी में जो भी आपके पेड़ पौधे चाहे वो स्थलीय हो चाहे जलीय हो, वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपका जो इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारा इसके पीछे उद्देश्य है कि आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराना, ठीक। तो इसी रूप में ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सेट किए गए हैं ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आए और उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन 7, ठीक। क्वेश्चन हमारा 7 है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? आप इसको क्या करिएगा, पहले तो आप स्टार करिएगा, ठीक है। फिर हम इसको अंडरलाइन करके अब समझते हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन, बी है ऑप्शन डीएनए प्लस आरएनए, एंड सी ऑप्शन है डीएनए प्लस प्रोटीन, एंड डी ऑप्शन है डीएनए प्लस वसा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे पहले मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने सही आंसर पे आऊंगा, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको बता दें, ऐसे कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है। अगर हम केंद्रक को बाहर निकालें इस तरीके से तो केंद्रक में कुछ ये धागेनुमा संरचना पाई जाती है। आप समझ रहे हैं, कुछ धागेनुमा संरचना पाई जाती है, ये होता है क्रोमैटियम, ठीक है। ये क्रोमैटियम होता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान ये छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं और कुछ इस तरीके से अपनी संरचना बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी संरचना बनाते हैं और जब इस तरीके से अपनी संरचना बनाते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान ये छोटे छोटे रूप में टूटते हैं, तो वो ये इनसे बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। इनसे बनता है क्रोमोसोम। कैसे? जैसे मान लीजिए ये धागेनुमा संरचना है, इसमें कोशिका विभाजन होता है, छोटे छोटे रूप में टूटते हैं, तो कुछ ये इस तरीके से छड़ के टेढ़े एक आकार ले लेते हैं और इसी क्रोमैटियम से बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का कुछ ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। अब ये जो बाहरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है गुणसूत्र का, एक मिनट, थोड़ा ब्रश चेंज कर लेते हैं हम और हम ले लेते हैं रेड, ठीक है। ये जो आपको ये बाहरी पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बाहरी पार्ट को हम कहते हैं पेलिकल। ये तो बहुत ही डार्क नहीं है, चलिए इसी को करते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये होता है पेलिकल, बाहरी पार्ट को हम पेलिकल कहते हैं। और आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है बीच में, ये लंबी सी ये टेढ़ी टेढ़ी संरचना है, ये जो आपको दिखा, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स, ठीक है। इसमें कुछ ये गाढ़े पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, कुछ गाढ़े पदार्थ होते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? तो ये आपका गुणसूत्र था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर हम बात करें आगे, तो जो इसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर को हम इस पे चेंज करते हैं, ठीक है। अब सही, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, हाँ चलिए ठीक है, इसी को देखते हैं। अब हम थोड़ा सा हम क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। कह रहा गुणसूत्र जो है किसके बने होते हैं, तो इसका अगर आप देखेंगे जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डीएनए प्लस प्रोटीन।
गुणसूत्र जो होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रक में पाए जाने वाले धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए अभी इसके पहले हम व्याख्या किए, आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 को और सेम टू सेम उसी क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन फिर मिल गया। तो अगर आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप उसको समझेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होंगे, और उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी समझ में आएगा, और आपके अच्छे क्वेश्चन सही भी होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, यही बोल रहा है कि केंद्रक में पाए जाने वाले धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसका आप सही आंसर लगाइए। इसको पहले आप आंसर करिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम आंसर पे आते हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर है, देखेंगे पहले ऑप्शन को, ऑप्शन ए मैट्रिक्स, ऑप्शन बी क्रोमेटिन, ऑप्शन सी क्रोमोसोम एंड ऑप्शन डी है क्रोमोटिड्स, क्रोमेटिड्स। तो जो इसका सही रचना है आपका हो जाएगा क्रोमेटिन। मैं आपको अभी बताया था कि केंद्रक में जो धागेनुमा संरचना होती है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब क्रोमेटिन में जब विभाजन होता है कोशिका का तब बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में जो ऐसे संरचना होती है ऐसे करके, ठीक है, अभी बताया ऐसे जो संरचना होती है वो होते हैं क्रोमेटिड्स। मैट्रिक्स क्या होता है? गुणसूत्र में जो गाढ़े पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सीधे सीधे क्रोमोसोम पे लगाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम पढ़ने में देखने में बहुत ही अच्छा शब्द लग रहा है। ठीक, और ज्यादातर ये हमेशा प्रचलित में रहता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एटीपी के बारे में पूछ रहा है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गाल्जी का एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है निर्माण इसका, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ये उसका शोषण करता है कोशिकाओं के लिए, और उसमें जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संक्षिप्त होती है एटीपी के रूप में। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल जो 34 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 34 एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें जो बाकी ऑप्शन है आपको हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही बता चुके हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, गाल्जी काय को यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन पे हम आते हैं। पूछ रहा है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। मुझे लगता है आपको आंसर भी दिख गया होगा और आपने आंसर को टिक भी कर दिया होगा। ऑप्शन ए है वृक्षों से, ऑप्शन बी है शैवालों से, ऑप्शन सी घास से, धान के खेत से, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है शैवालों से। ठीक है, अधिकांश लोग इसका आंसर जानते होंगे, हो सकता हो, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये जो शैवाल होते हैं ना, ये रतियों में इस प्रकाश उसकी क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए और जो पेड़ पौधे हैं वो तो दिन में करते हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता ही है, लेकिन इनमें ऐसी क्वालिटी पाई जाती है ये अगर चांदनी रात होती है उसमें भी अपना ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इस तरीके से इनसे जो ऑक्सीजन की मात्रा है बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। समझ रहे हैं आप? और अगर हम बात करें शैवालों की तो यहाँ से एक ही बहुत बढ़िया फैक्ट निकल के आता है कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों से आयोडीन बहुत ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। क्या? आयोडीन बहुत ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। और एक प्रकार का शैवाल है उसका नाम है लैमिनेरिया। क्या नाम है? लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया एक शैवाल है, उससे ये आयोडीन को बनाया जाता है। जापान में लोग लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन बनाते हैं और उसका उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं।
और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। मतलब ये कह रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे प्रकाश में से किन प्रकाश को कौन से ऐसे सूर्य के प्रकाश है जिनको वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आपको ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है बैगनी और नारंगी, ऑप्शन बी है नीला और लाल, ऑप्शन सी है इंडिगो और पीला, एंड ऑप्शन डी है पीला और बैगनी। ठीक, तो इसमें आपका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा नीला और लाल, क्योंकि नीला और जो लाल है ये पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत तीव्रता से इसको अवशोषित करते हैं। कौन? नीला और लाल। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा इधर आओ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, डाइन किसका मात्रक होता है? ठीक, डाइन किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी वाट एंड ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा डाइन किसका मात्रक है? जूल का यानी कार का मात्रक है। ठीक है, डाइन कार का मात्रक है और कार के साथ साथ जो कार का मात्रक डाइन भी होता है और ये जूल भी होता है। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाइन जो है कार का मात्रक है और जूल भी कार का ही मात्रक है। यानी कार के मात्रक आपके डाइन और जूल दोनों होते हैं। ठीक है, एक चीज हम और बता दें आपको, ये जो जूल होता है ऊर्जा का भी मात्रक होता है। समझ में आई बच्चों आपको? ये जो बात है यानी जूल की, तो जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है और कार का भी मात्रक होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो डाइन है वो केवल कार का मात्रक होता है। समझ गए? और वाट की बात करें तो वाट यानी किसका मात्रक है? पावर यानी शक्ति। ठीक है, सॉरी, जो पावर है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन ये है कि पारसेक किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी चुंबकीय बल का, ऑप्शन डी प्रकाश की चमक का। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। ये जो पारसेक होता है दूरी का मात्रक है और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और पारसेक के अलावा एक और मात्रक है दूरी का, यह है प्रकाश वर्ष। क्या है बच्चों? प्रकाश वर्ष। यहां से क्वेश्चन कई बार निकला है। आप लोग इन दोनों फैक्ट को क्या करिएगा, स्टार बनाइएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। लेकिन ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी का छोटा मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक दूरी का क्या है? पारसेक है। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है बताइए। इसका ए ऑप्शन है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव एंड ऑप्शन डी है जल की मात्रा। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें तो क्यूसेक के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का बहाव। ठीक है, जल के बहाव को हम किसमें मानते हैं? क्यूसेक में मानते हैं। अच्छा, एक चीज है, वर्षा के जल को किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? वर्षा के जल को किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा? तो उसका नाम होता है रेन गेज। ठीक है, रेन गेज के द्वारा वर्षा की जो मात्रा होती है उसको मेजरमेंट करते हैं और वर्षा की जो मात्रा होती है उसको सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जो वर्षा की जल होती है सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। वर्षा के जल को किस यंत्र के द्वारा मेजरमेंट करते हैं? रेन गेज के द्वारा। ठीक, कि उसे क्या होता है? ये जल के बहाव को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग स्टार बनाइएगा। ऑप्शन पे आते हैं
सोडियम ए है ऑप्शन सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी है आपका पोटेशियम। तो जो इसका सही आंसर है सबसे क्रिया धातु आपका हो जाएगा, क्रियाशील धातु आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्योंकि अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखें पोटेशियम के बाद, ये जानते हैं ये बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाता है, समझ गए। सबसे ज्यादा पोटेशियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, उसके बाद आपका Ca हो गया यानी कैल्शियम हो गया, उसके बाद आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड उसके बाद आपका अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, ये आप इसको आराम से ऐसे लिख लेंगे इस रूप में। कभी कभी जानते हैं ये क्वेश्चन को ऐसे सीक्वेंस के रूप में देते हैं कि इसको आप सजाइए, कौन कितने किसके बाद है, कौन किसके बाद क्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया पोटेशियम, उसके बाद सॉरी अन्य है, उसके बाद सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। तो मान लीजिए अगर इस ऑप्शन में ये पोटेशियम नहीं होता, इस ऑप्शन में अगर पोटेशियम नहीं होता तो इसके स्थान पर कोई और होता तो आपका सही आंसर हो जाता सोडियम। ये आपको सीक्वेंस पता होने चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है आपका कार्बोंडम, कार्बोंडम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन आपको बहुत ही कठोर धातु मानी जाती है और टंगस्टन को हम किससे हम वो करते हैं कैपिटल W से। एक बात और है, सबसे ज्यादा जो इसका अगर हम गलनांक देखें तो टंगस्टन का होता है, कितना होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का, और सबसे कठोर धातु मानी जाती है टंगस्टन। और उसके साथ अगर हम बात करें तो एक बात बताइए आप कि सफेद धातु किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सफेद धातु किस धातु को कहा जाता है, तो उसका नाम है प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनियम को सफेद धातु कहा जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, भविष्य की धातु किसे कहते हैं, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो आपका भविष्य की धातु है वो हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, भविष्य की धातु क्या है यूरेनियम, सफेद धातु किसे कहते हैं प्लेटिनियम। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी है 6.4 यानी 6.4, ऑप्शन सी है 7.4 एंड ऑप्शन डी है 8.6। यहाँ पे पॉइंट छूट गया है 8.6। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6.4। मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू होता है। अच्छा, जो ये रेड जो कलर होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर हो गया आपका। उसके बाद जो रक्त होता है ये प्राकृतिक कोलाइड का उदाहरण होता है, प्राकृतिक कोलाइड है ना, प्राकृतिक कोलाइड होता है ये। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो ये संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक। ठीक है, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो आपको यहाँ से 3 चीज निकल के आया, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, और ये प्राकृतिक क्लोराइड का उदाहरण है, और ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो इसका पीएच मान है रक्त का वो कितना होता है 7.4। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन निकला। ठीक है, हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन है डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है आपका वृक्क, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क। क्योंकि जो डायलिसिस है, जो ये वृक्क यानी किडनी हमारे ब्लड को छानने का काम करता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ब्लड को छानना, उसकी क्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, अगर हम बात करें किडनी का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे इसकी छोटी इकाई क्या होती है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई का नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए। ठीक, सबसे छोटी इकाई क्या है इसकी वृक्क की,
नेफ्रॉन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यकृत की, इससे एक रोग जुड़ा होता है, आपको हम बता दें, उसका नाम है सीरोसिस। सीरोसिस मतलब होता है जो यकृत होता है, यकृत धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और जो कि डैमेज होता है, जो यकृत की बीमारी होती है, उसे हम सीरोसिस कहते हैं। ठीक, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि सीरोसिस का संबंध किससे है, तो कई बार बच्चे फेफड़ा लगा देते हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, वो किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है सीरोसिस। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अपना देखें, आंख एक रोग होता है, इसका नाम है ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा आंख से संबंधित होता है, आंख को प्रभावित करता है। जो आंख में जैसे मान लीजिए उसमें जलन होने लगता है, आंख के जो नेत्र जो कटोरे होती है वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे मनुष्य में अंधापन का शिकार भी वो होने लगते हैं, अंधापन आ जाता है धीरे धीरे। तो ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है, आंख को। अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में एक रोग होता है, वो संबंधित है मोनिंजाइटिस। ठीक है, मोनिंजाइटिस रोग होता है, वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार होता है, फिर जो मस्तिष्क होता है, इसकी जो ब्रेन की जो नसें होती है ना, वो सिकुड़ने लगती हैं, और इसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती है मोनिंजाइटिस के कारण। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसको स्टार बनाइएगा, नोट डाउन करिएगा, मोनिंजाइटिस किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। तो इस तरीके से आपका चारों जो ऑप्शन है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकते थे, हम आपको बता दिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है मेंथाल, ऑप्शन बी यूजेनाल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी बेंजोल्डिहाइड। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूजेनाल, ऑप्शन बी। ठीक है, हम अपने आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। एस्पिरिन जो है बोल रहा है कि ये कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है पेट्रोल से, ऑप्शन बी है आपका पृथ्वी से, ऑप्शन सी है आपका एक पेड़ से, ऑप्शन डी एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पेड़ से एस्पिरिन को प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन का हम लोग उपयोग किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वारनाशी के लिए भी एस्पिरिन का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, तो दर्द के लिए भी एस्पिरिन को यूज किया जाता है, और ये पेड़ से प्राप्त होता है, मतलब पेड़ से इसकी औषधि बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा 21 जो क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर 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 डबल स्टार करिए। ठीक है, डबल स्टार है ये, डबल स्टार। ठीक, ऑप्शन ए है खटमल, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, एंड ऑप्शन डी मच्छर। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सीधा सीधा आंसर है आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी है मकड़ी। मकड़ी को कीट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अच्छा, कीटों की अगर बात करें तो कीटों में कैसे कहेंगे कीट है, कीटों में जानते हैं मुख्य रूप से ना 6 पैर होते हैं उसके, जिसके 6 पैर होते हैं कीटों की श्रेणी में काउंट किया जाता है। लेकिन जो मकड़ी होता है ना, मकड़ी में 8 पैर पाया जाता है। ठीक है, मकड़ी में 8 पैर होता है, और इसीलिए मकड़ी को कीटों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ठीक, आगे हम आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार करिएगा। ठीक है, ट्रिपल स्टार बनाइए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। एक पहला है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, ऑप्शन बी है केवल मादा रक्त चूसती हैं, ऑप्शन सी है मादा पौधों का रस चूसती हैं, एंड ऑप्शन 4 है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 4 सही, ऑप्शन डी 2 और 4 सही। तो देखिए आपको हम पहले तो बता देते हैं, जो मच्छर होते हैं जो खून चूसते हैं जीवों से, वो मादा यानी फीमेल मच्छर होते हैं, फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो। ठीक है, आपका जो नर मच्छर होता है ना, नर मच्छर, वो नर मच्छर खून चूस ही नहीं सकता,
वो जो फलों के रस होते हैं ना, उसको वो लोग रस को चूसते हैं, उसको खा करके उसको खा करके सरवाइव करते हैं। लेकिन ये जो मादा मच्छर होता है ये रक्त को चूसता है। तो आपको अगर हम बता दें तो ये जो ऑप्शन ए है ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, जो पहला था ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा केवल मादा रक्त चूसती है, ये दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या है, मादा पौधों का रक्त चूसती है, ये गलत हो गया, क्योंकि आपसे दूसरा ही क्लियर कर दे रहा है कि जो मादा होती है और रक्त चूसती है, वो जो पौधे का रस ये नहीं चूसता, पौधे का रक्त कौन चूसता है, नर मच्छर। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही है। चौथा को देखते हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो मच्छर हमें काटता है ना, चूसता है, सुई लगाता है इसे, ठीक है, वो उसके जो डैने होते हैं यानी जो उसके डंक कितने बड़े बड़े होते हैं, समझ गए। तो इसका आपको किसी में दिखाई दे रहा है, यानी 1 3 गलत, ये 2 4 सही। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी है आपका सही, 2 और 4 सही है। ठीक है, आप सही क्वेश्चन कर रहा था। तो आपसे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि जो मादा जो मच्छर मॉस्किटो होती है वो ब्लड को चूसती है। आगे आते हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में? चलिए, 23 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? हाँ, कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन हम देखेंगे पहले, ऑप्शन ए नरौरा, हाँ, ऑप्शन बी है कलपक्कम, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी कोटा। तो आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा तारापुर। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में है। ठीक, नरौरा कहाँ है, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोटा तो शहर का नाम है, यहाँ पे कोई है ही नहीं परमाणु संयंत्र, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तारापुर। पहला भारत का जो परमाणु संयंत्र था वो था तारापुर। ये कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। और नरौरा कहाँ है आपका, यूपी में है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था। हम आगे क्वेश्चन पे अपने अभी इसी पे देखेंगे कुछ और। अच्छा, एक बात बताइए, कैगा, कैगा क्या है? ऐसे बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक, कैगा, कैगा क्या है? तो कैगा जान लीजिए, यह भी एक परमाणु संयंत्र है जो कहां पर पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में परमाणु संयंत्र स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? ठीक, ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है यूरेनियम। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है इसमें हो जाएगा आपका कैडमियम, क्योंकि जो कैडमियम है ना वो परमाणु ईंधन के रूप में नहीं काम आता, वो नाभिकीय रिएक्टर में ना, ये जो नाभिकीय रिएक्टर में ये मंदक के रूप में काम आता है। ठीक है, मंदक के रूप में काम आता है, समझ रहे हैं आप। और जो थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, ये ईंधन के रूप में काम आते हैं। ठीक, हम यूरेनियम को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे बताए हैं कि यूरेनियम को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, 25 क्वेश्चन, 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का अन्य नाम है? ऑप्शन ए है साइनोहाइड्रीन, ऑप्शन बी है डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन सी है साइक्लोहेक्सॉन, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, आरडीएक्स को हम ना एक और नाम से जानते हैं, उसको T4 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? T4 के नाम से। आरडीएक्स क्या होता है? यह विस्फोटक पदार्थ होते हैं। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ होते हैं ये। ठीक, ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं आरडीएक्स। और इनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो विस्फोटक पदार्थों में जैसे आपका टीएनटी आ गया, ठीक है, उसके बाद टीएनजी आ गया, उसके बाद टीएनपी आ गया, समझ रहे हैं।
ये भी विस्फोटक पदार्थ के श्रेणी में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो इसमें टीएनजी को हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, सॉरी नोबेल गैस नहीं है, नोबेल तेल के नाम से जानते हैं, इसे नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोबेल तेल। ठीक, टीएनजी को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है, टीएनपी को पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम यही पूछा जाता है कि नोबेल तेल क्या होता है, किसे जानते हैं, या फिर टीएनपी का अन्य नाम क्या है, या फिर पिक्रिक अम्ल को किस और नाम से जानते हैं। तो टीएनपी पिक्रिक अम्ल, टीएनजी नोबेल तेल, और ये तीनों क्या हैं, ये विस्फोटक पदार्थ हैं, और इसके साथ साथ जो आपका आरडीएक्स है ये भी विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। 26 क्या है देखिए, हाँ ऑप्शन को देखते, ऑप्शन 26 है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला एंड ऑप्शन डी दूध। ठीक है, तो आपको आंसर दिख रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने आंसर भी कर दिया होगा, आंवला। यही हिसाब का अच्छा दूध दिया हुआ है, क्वेश्चन एक ये भी आता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो आपका है विटामिन सी। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का शेयर कराते हैं आपको। ठीक है, क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैंक्रियाज एंड ऑप्शन डी है प्यूटरी ग्रंथि। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, और इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो 0.6 ग्राम में होता है ये। ठीक है, 0.6 ग्राम का इसका आकार होता है, बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, लेकिन इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसलिए क्योंकि इस शरीर में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सभी को कंट्रोल कौन करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि या फिर इसे एक और नाम से पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, अब समझ गए। अब पैंक्रियाज को देख लें, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय ग्रंथि है, इससे आपका इंसुलिन भी निकलता है। ठीक है, इंसुलिन निकलता है किस कोशिका से, बीटा कोशिका से, आपको हम पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, आगे आपको देखें, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सी। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो आपका ये भी हो गया। एड्रिनल को एक नाम से जाना जाता है, एड्रिनल को किस नाम से, इसको लड़ो और उड़ो। ठीक है, लड़ो और उड़ो के हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन को। ठीक, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक, एड्रेनलिन हार्मोन्स को कौन सा हार्मोन्स बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं, और हमारा 28 क्वेश्चन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है। ठीक, ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी है विटामिन। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर इसका दीजिए, और इसका सही आंसर है क्या है, एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन है आपका हार्मोन। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल हार्मोन है। ठीक, मेल हार्मोन का क्या नाम है इस तरीके से, एंड्रोजन। ठीक, एंड्रोजन मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का, जैसे जो जनन ग्रंथियां होती हैं, जनन ग्रंथियों में ये हार्मोन पाए जाते हैं। तो जो आपका एस्ट्रोजन है वो स्त्रियों यानी महिलाओं में स्रावित होता है, और जो एंड्रोजन होता है ये मेल में स्रावित होता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें, एस्ट्रोजन के अलावा जैसे मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन,
सॉरी, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और उसके बाद रिलैक्सिन हो गया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, ये आपको मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोजेस्टेरॉन किस प्रकार का हार्मोन है, स्त्री या पुरुष, रिलैक्सिन, तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों स्त्रीजनक हार्मोन्स होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरॉन और ये रिलैक्सिन होते हैं, ये स्त्री के जो कार्पस लुटियम होता है, कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होते हैं। ये दोनों किसके द्वारा? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोजन होता है वो किसे स्रावित होता है? वो होता है आपका ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल के द्वारा वो स्रावित होता है। तो आपके ये जो हार्मोन्स हम आपको बता दिए, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है। ऑप्शन ए है क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी है सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी है फ्लोरीन यौगिक, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सल्फर के यौगिक। सल्फर के यौगिक के कारण जो लहसुन होता है उसमें गंध आती है, ठीक है बच्चों। अगर हम अपना 30 क्वेश्चन हम देखें तो हमारा जो 30 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उसमें पहला ऑप्शन है कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी है जैव तकनीकी विधि, ऑप्शन सी है जैव घड़ी विधि, ऑप्शन डी है यूरेनियम विधि। तो आपको अगर देखें तो ये पृथ्वी की आयु की बात कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर है डी हो जाएगा यूरेनियम विधि। कार्बन डेटिंग विधि क्या होता है? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म, ठीक है, जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन का हमारा आज का जो सीरीज था समाप्त हुआ। और हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और आपको इससे काफ़ी जानकारी भी मिल रही होगी, क्योंकि हम जो इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हम आपको उसको निकाल करके बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। कितना